नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हाल में दलित महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। जी। कई समाचार स्रोतों ने इन्हें कवर किया है, तो हमने सोचा कि इन पर गहराई से बात की जाए। मतलब सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि इनके पीछे जो बड़े सवाल हैं उन पर भी। जी बिल्कुल। ये घटनाएं अपने आप में तो दुखद हैं ही, पर ये व्यवस्था पर भी कुछ गंभीर सवाल खड़े करती हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ताज़ा मामला शायद मुरादाबाद का है। जी, मुरादाबाद का। एक 16 साल की दलित छात्रा 10वीं में पढ़ती थी। अच्छा। आरोप है कि उसका अपहरण हुआ और फिर 2 लोगों ने गैंग रेप किया। हे भगवान। हाँ, पर खबर यह है कि उसे अगले दिन रेस्क्यू कर लिया गया और दोनों आरोपी गिरफ्तार भी हो गए। ये तो थोड़ी राहत की बात है कि गिरफ्तारी हुई, पर चार्जेस क्या लगे हैं? देखिए, कई धाराएं लगाई गई हैं। एक तो भारतीय न्याय संहिता, जो नया कानून है, फिर पॉक्सो एक्ट, क्योंकि पीड़िता नाबालिग है, हाँ, पॉक्सो तो लगेगा ही। और साथ में SC/ST एक्ट भी, जो जाति आधारित अपराधों के लिए है। ये महत्वपूर्ण है। और शायद धर्म परिवर्तन की कोशिश का भी एंगल है इसमें। जी हाँ, वो आरोप भी शामिल है। तो मतलब जांच अभी चल रही है, मामला काफी पेचीदा है। ये SC/ST एक्ट का लगना क्या दिखाता है, मतलब कानूनी नजरिए से? ये दिखाता है कि इसे सिर्फ एक यौन हिंसा के मामले की तरह नहीं देखा जा रहा। कम से कम आरोपों के स्तर पर इसमें जातिगत उत्पीड़न का पहलू भी माना जा रहा है, और यह धर्म परिवर्तन वाला एंगल वो इसे और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। सही। ये तो हुई मुरादाबाद की बात। लेकिन जैसा आपने कहा, ये अकेली घटना नहीं है। मैनपुरी से भी एक खबर आई थी अप्रैल में। हाँ, मैनपुरी वाला मामला तो और भी ज्यादा विचलित करने वाला था। एक 40 साल की दलित महिला, उनके साथ क्या हुआ? कथित तौर पर उनके 4 साल के बेटे के सामने बंदूक की नोक पर रेप किया गया। क्या? बच्चे के सामने? जी, और तरीका देखिए। रिपोर्ट बताती हैं कि आरोपी ने पहले कर्ज दिलाने का झांसा दिया था, फिर घर बुलाकर बच्चे को धमकाते हुए ये सब किया। ये तो भरोसे का खून है एक तरह से, और बेहद डरावना भी। बिल्कुल। इसमें भी BNS और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, केस दर्ज होना एक बात है, पर क्या न्याय मिल पाता है, खासकर जब ऐसी घटनाएं बार बार सुनने में आ रही हूं? सही सवाल है, और शायद इसका जवाब हमें बुलंदशहर वाले मामले और फिर बांदा जिले से आ रही खबरों में मिलता है। बुलंदशहर में क्या हुआ था? वहां खुर्जा इलाके में जून के आखिर की बात है। एक 14 साल की दलित लड़की ने आत्महत्या कर ली। ओह नो। हाँ, और आरोप यह है कि आत्महत्या से कुछ दिन पहले 3 नाबालिग लड़कों ने उसके साथ रेप किया था। पुलिस ने केस दर्ज किया है, जांच जारी है। नाबालिग आरोपी? ये तो और भी दुखद है। जी, तो ये 3 मामले, मुरादाबाद, मैनपुरी, बुलंदशहर, ये अपने आप में तो गंभीर हैं ही, पर जब हम इन्हें साथ रखकर देखते हैं और फिर बांदा जैसी जगहों से आ रही रिपोर्ट्स को जोड़ते हैं, तो एक पैटर्न सा नजर आता है। बांदा में क्या हो रहा है? मतलब वहां से क्या अलग खबरें हैं? वहां से जो रिपोर्ट्स हैं वो पुलिस के रवैये पर सवाल उठाती हैं। हाँ। आरोप हैं कि जाति आधारित यौन हमलों के मामलों में पुलिस या तो FIR लिखने में देरी करती है या जांच में लापरवाही बरतती है। अच्छा। हाँ, यहां तक कि कुछ मामलों में आरोपियों को बचाने तक के आरोप लगे हैं। एक केस था जिसमें 40 साल की दलित महिला का रेप और हत्या हुई, और उसमें पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। तो मतलब कानून तो है, जैसे ST/ST एक्ट, लेकिन लेकिन जमीन पर उनका अमल वो शायद ठीक से नहीं हो पा रहा। कम से कम इन स्रोतों को देख के तो यही लगता है। मतलब ये सिर्फ बांदा की बात नहीं, कई जिलों से ऐसी शिकायतें आती हैं। FIR में देरी, पीड़ितों को डराना धमकाना, या फिर स्थानीय दबंगों का दबाव, ये सब मिलकर दलित महिलाओं के लिए न्याय पाना बहुत मुश्किल बना देता है। तो ये जो गहरे बैठे पूर्वाग्रह हैं जाति को लेकर, और एक तरह से कहें तो जवाबदेही की कमी, वो शायद इन कानूनी सुरक्षा उपायों को बेअसर कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा ही लगता है। सिस्टम के अंदर का जो बायस है और जो इम्प्यूनिटी है, मतलब सजा ना मिलने का डर ना होना, वो शायद असल जड़ है समस्या की। कानून अपनी जगह है, पर जब तक उसे लागू करने वाली मशीनरी संवेदनशील और जवाबदेह नहीं होगी, तब तक हालात बदलना मुश्किल है। जी। तो संक्षेप में कहें तो उत्तर प्रदेश से ये जो हालिया मामले सामने आए हैं, ये सिर्फ अलग-अलग अपराध नहीं है, ये एक बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। ये दिखाते हैं कि दलित महिलाओं को किस तरह की बहुस्तरीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यौन हिंसा, जातिगत भेदभाव और फिर न्याय पाने के रास्ते में खड़ी व्यवस्थागत बाधाएं। सही कहा आपने।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जो कानूनी सुरक्षा कवच हैं वो कागज पर जितने मजबूत दिखते हैं, जमीनी हकीकत में वो सबसे कमजोर तबकों को, खासकर महिलाओं को, कितनी असल सुरक्षा दे पा रहे हैं। इन रिपोर्टों से तो यही लगता है कि अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। और शायद एक सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ कानून बनाना काफी है, या फिर हमें समाज में, सत्ता के समीकरणों में और सबसे जरूरी जवाबदेही तय करने के तरीकों में बुनियादी बदलाव लाने होंगे, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे और पीड़ितों को सच में न्याय मिल सके।